हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी की टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आप सभी को पता तो है ही कि जो एनसीईआरटी है वो कितनी यूजफुल रहती है, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, डीएसएसबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एनसीईआरटी के कितनी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में हड़प्पा की कहानी में क्या है भी, जो लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान है, और उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेंगी, और ये सोचकर हड़प्पा के खंडरों का जो हजारों ईंटें उखाड़ ले गए और उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, और इसमें कई इमारत भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो हड़प्पा की जो कहानी है उसमें क्या बताया है भी, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहले लाइनें बिछाई गई थी। तो गाइज, हमें ये पता चला है कि जो पंजाब में सबसे पहले क्या बिछाई गई थी भी, रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, और इसी काम को जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में होता है, और इसमें कुछ एक ऐसे खंडर भी मिले थे जिसमें जहाँ पे अच्छी ईंटें मिलेंगी, और हड़प्पा के जो खंडर है वहाँ पे हजारों ईंटें उखाड़ कर उन्होंने एक रेलवे लाइन बिछाई थी, और इससे क्या हो गई थी भी, पूरी तरह नष्ट हो गई थी जो कई इमारतें थी वो। लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल पर ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप से सबसे पुराने शहरों में से एक है, और इसी नगर को खोज करने के लिए सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में इन्होंने कुछ पुरातत्व की इमारतें में चीज़ें मिली और हड़प्पा सभ्यता की इमारतें भी कहा गया, और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। कब हुआ था भी? 4700 साल पहले हुआ था। जो 18 साल पहले जो कुछ पुरातत्ववादी थे उन्होंने कुछ स्थल ढूंढे थे, और इससे हमें यह पता चलता है कि जो खंडर है उसके उप महाद्वीप से सबसे पुराने शहरों में से एक होता है, और इसी नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। किस नगर की सबसे पहले खोज हुई थी भी? पुरातत्ववादियों की खोज हुई थी, और इसके बाद में इस तरह के जो सभी पुरास्थल है उसकी इमारतें, कुछ चीज़ें मिली, और हड़प्पा सभ्यता की इमारतें भी कहा जाता है। फिर है, इन शहरों की विशेषता क्या थी? इन शहरों की विशेषता क्या थी भी? ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले थे, और इन्हीं सभी स्थलों में पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली थी, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बनाए गए थे, पत्थर की बाट, मुहरे, मन के तांबे के उपकरण, और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो इसमें क्या बताया है भी, जो ये नगर हैं उसमें आधुनिक पाकिस्तान की कुछ पंजाब और सिंध प्रांत है, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में कुछ क्या मिले थे भी, आधुनिक इन कुछ नगर देखने को मिले थे। लेकिन जैसे मिट्टी के कुछ लाल बर्तन, इसमें कुछ अनोखी चीज़ें भी मिली थी इनमें, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन, उन पर कुछ काले रंग के चित्र बनाए हुए थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के तांबे के जो उपकरण, पत्थर के तांबे आदि, ये सब किस नगर में देखने को मिलती थी भी? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब में, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में देखने को मिले थे। नगरों की विशेषता क्या थी? नगरों की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे भी। जो नगरे की विशेषता है वो कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। किस किस में भी जो नगर है वो कितने भागों में बांटा गया भी? दो भागों में बांटा गया। प्राय जो पश्चिम भाग और पूर्वी हिस्सा में बांटा गया था। जो पश्चिमी भाग है उसमें क्या बताया है कि जो पश्चिमी भाग है वो तो छोटा भाग होता है, लेकिन वो ऊंचाई से बना होता है। सेकंड हमारा क्या है
है अभी पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्सा में क्या होता है अभी जो पूर्वी है वो पूर्वी भाग है वो बड़ा होता है, लेकिन इलाकों में सबसे नीचे इलाकों में दिखाई देता है। तो इसके दो एग्जाम में पूछा गया है अभी जो नगरों की विशेषता है वो कितने भागों में बांटी गई है, तो वे दो भागों में बांटी गई है। कौन कौन सी भी? पश्चिम और पूर्वी। पश्चिमी और पूर्वी। तो पश्चिमी में जो सबसे छोटा बताया गया और पूर्वी में सबसे बड़ा। लेकिन जो पश्चिमी भाग है उसका इलाका कैसे होता है? 20 ऊंचाई पर बना होता है, और जो पूर्वी हिस्सा है उसका निचले इलाके में बना होता है। ऊंचाई वाले भाग पुरातत्वविदों को नगर दुर्ग भी कहते हैं, और जो निचले हिस्से में होता है वो किसे कहते हैं? भी निचला नगर। जो पश्चिमी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं? भी नगर दुर्ग भी बोलते हैं, और जो पूर्वी हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे? निचला नगर भी कहेंगे। दोनों हिस्सों की चार दीवारें पक्की ईंटों के जैसे बनाई जाती थी। कुछ ईंटें इतनी भी पक्की होती थी जिसमें हजारों सालों बाद तक अपने उनकी दीवारें खड़ी रहती थी, और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह की जाती थी जो दीवारें की खूब मजबूत हो। कुछ नगरों में नगर दुर्ग की कुछ खास इमारतें बनाई थी, जैसे कि मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। कुछ पुरातत्ववादियों के जो महान स्नानघर कहा है, और इस तालाब को बनाने के लिए ईंट या प्लास्टर का भी प्रयोग किया गया है, और पानी के रिसाव के लिए इन्होंने तारकोल की कुछ परत भी चढ़ाई गई, और सरोवर के दो तरफ उतरने के साथ में सीढ़ियाँ भी बनाई जाती हैं। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। भरने के लिए कुछ पानी कुएं निकाले गए, और उपयोग के लिए इन्होंने खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ पर विशिष्ट नागरिक नागरिक विषय अवसरों को स्नान किया जाता था। तो जो नगर है उसकी क्या क्या विशेषताएं भी, वो कैसे रहते थे, कैसे पानी इकट्ठा करते थे, और जो उनका स्नान जैसे कि मिसाल की तरह पे कुछ मौजूद है उसका कुछ तालाब बनाया गया था, और उसे हम क्या कहते हैं? भी महान स्नानघर कहते हैं। और तालाब को बनाने के लिए जो ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था वो पानी की रिसाव को रोकने के लिए कुछ तारकोल की परत से बनाई हुई चढ़ाई गई थी, जिसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ चढ़ने, और जो वहाँ के सरोवर थे वो कैसे होते थे? भी दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी, और चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे, और भरने के लिए क्या होते थे? भी कुएं से पानी निकाला जाता था। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में अन्य नगरों में क्या मिले हैं? भी कुछ अग्निकुंड भी मिले हैं, जिससे यह संभव होता है कि यहाँ पे जो अग्निकुंड होता है उसमें यज्ञ किए जाते थे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कई नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। जो कालीबंगा और लोथल है वो क्या मिला है? अभी कुछ अन्य नगरों में यहाँ पे अन्य अग्निकुंड भी मिले हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है कि जो अग्निकुंड मिला वहाँ पे लोग क्या करते थे? भी यज्ञ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में कई बड़े बड़े नगर के क्या होते थे? भी भंडार गृह होते थे। भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें में क्या बताया? भी इन नगरों के जो घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन में चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, और अधिकांश घर का एक स्नानघर भी होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। तो जो भवन और नाले हैं वो वहाँ पे घर कैसे होते थे? भी यहाँ पे आमतौर पर एक या दो मंजिलें होती थी, और घर के आंगन में चारों ओर कमरे भी बनाए जाते थे, और एक स्नानघर होता था, और चारों ओर क्या होते थे? भी कुछ घरों में कुएं भी पाए जाते थे। पानी का भी इस्तेमाल किया गया है। और कई नगरों में ढके हुए नाले होते थे, जिससे सावधानी की कुछ सीधी लाइनें बनाई गई थी, और हल्के ढलान के कारण ताकि पानी भी आसानी से आ जा सके। नगरीय जीवन। नगरीय जीवन में क्या बताया? अभी जो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती है। यहाँ पे ऐसे लोग भी रहते थे जो नगर के खास इमारतें बनाने के लिए योजना तैयार करते हैं, और ये यहाँ पे शासक थे। यहाँ भी संभव होता है कि जो शासक लोगों को दूर दूर तक धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ें भी मंगवाते हैं। शायद उन्हीं लोग खूबसूरत मन को और सोने चांदी की जो बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों के पास रखते थे। कुछ नगरों
को हम कुछ नगरों के लिपिक भी होते थे और मोहरों की लिखते भी थे, शायद अन्य चीज़ों से भी लिखते होंगे, लेकिन वो बच नहीं पाए। तो नगरीय जीवन में इन्होंने क्या बताया अभी कि वो जो वहाँ की नगरीय जीवन है वो कैसा होता था। अभी जो नगर के खास इमारतें कुछ बनाने के लिए योजना भी बनाई जाती थी, वहाँ के कुछ शासक भी होते थे और शासक लोगों को बेच करने के लिए दूर दूर तक धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य चीज़ों को भी मंगवाते थे और उसके जो खूबसूरत बन के सोना चांदी जैसे आभूषणों को, कीमती चीज़ों को अपने पास रखते थे। और कुछ लिपि के भी मिले थे जो मोहरों पर कुछ लिखने के लिए और अन्य चीज़ों को के लिए क्या होंगे भी बचे नहीं होंगे। इसके अलावा जो नगरों के शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो घरों में किसी भी उद्योग स्थल और तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। जो लोग लंबी यात्रा करते थे, वहाँ के कुछ उपयोगी चीज़ें वस्तु भी लाते थे, जिसमें उनके साथ जो सुदूर देशों की हिस्से, कहानियाँ और मिट्टी के कई खिलौने भी मिलते थे जिससे बच्चे खेलते थे। वहाँ पर क्या मिले हैं भी, हड़प्पा में कुछ शिल्पकार स्त्री और पुरुष भी होते थे और किसी भी उद्योग स्थल में तरह तरह की कुछ चीज़ें बनाई जाती थी। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ पे कुछ वस्तुएं भी लाते थे। साथ ही वहाँ पे कुछ सुदूर देशों की जैसे कि किस्से, कहानियाँ भी लाते थे और वहाँ पे कुछ खिलौने भी मिले हैं ताकि बच्चे खेल सकें। हमने क्या क्या पढ़ा है अभी, जो मोहनजोदड़ो की कैसे सड़कें होती थी और कैसे नाले बने होते थे। वहाँ पे हमने कुएं के बारे में भी पढ़ा और हड़प्पा की कुछ मोहरे और कुछ खास लिपि भी होती थी। महाद्वीप में पाए लेखन के प्राचीनतम उदाहरण होते हैं। विद्वानों को उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा है कि इसका अर्थ क्या है। कुछ पक्की मिट्टी के कुछ खिलौने भी होते थे और फिर क्या है भी, नगर और नए शिल्प। नगर और नए शिल्प में क्या बताया है अभी, जो हड़प्पा के नगरों में पुरातत्व के वो चीज़ें भी वहाँ मिलती थी जहाँ पे पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातु भी बनाई गई थी। तांबे जैसे कांसे का औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना, चांदी और गहने और बर्तन भी बनाए जाते थे। जो नगर और नए शिल्प हैं उसमें क्या होता है अभी, जो हड़प्पा के कुछ नगर हैं वो पुरातत्वविदों की कुछ चीज़ें भी वहाँ मिलती थी। पत्थर, शंख और तांबे को कांसे, सोने, चांदी जैसे कुछ धातुएं भी मिली हैं और कुछ तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन भी बनाए गए थे। सोने, चांदी और गहने के जो बर्तन भी बनाए गए थे और वहाँ पे कुछ वस्तुओं के मन के बाट और फलक भी पाए गए हैं। हड़प्पा के लोग नगर में मोहरे बनाते थे और आयताकार मोहरों को सामान्यतः जानवरों को चित्र भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोग काले रंग के डिजाइन और उस पे लाल मिट्टी का बर्तन बनाते थे। तो गाइस ऐसे जो हमारे आभूषण थे उनके बारे में कुछ बताया गया है। मटके, बाट और फलक भी होते थे और हड़प्पा सभ्यता के लोग कुछ मोहरे भी बनाते थे जिसमें आयताकार मोहरों पर कुछ जानवरों के चित्र भी पाए गए हैं और वहाँ पे कुछ डिजाइन, जो खूबसूरत डिजाइन होता था वो कैसे करते थे भी, लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7,000 पहले मेहरगढ़ के कपास की खेती होती थी। जो 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में किसकी खेती होती थी, कपास की खेती होती थी। एग्जाम में आया हुआ है भी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मोहनजोदड़ो के कपड़े के टुकड़ों का अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ तांबे की वस्तुओं को चिपके हुए होते हैं और पकी हुई मिट्टी, फेनस और तकलिया सूत कताई का संकेत भी देती है। तो लगभग 7,000 पहले मेहरगढ़ में किसकी कपास होती थी भी, किसकी खेती होती थी भी, सबसे पहले कपास की खेती होती थी। और मोहनजोदड़ो ने जो कपड़े कुछ कुछ अवशेष मिले थे वो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से और कुछ तांबे की वस्तु से चिपके हुए होते थे और वहाँ की जो मिट्टी है वो फेयरनेस के बने तकलिया सूत कताई का संकेत देती है।
इसमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों के लिए किया जाता है और विशेषज्ञ भी कहते हैं उसे हम। जो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया उसे हम क्या कहते हैं, भी विशेषज्ञ भी कहते हैं। जो किसी भी चीज़, किसी भी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। पत्थर तराशना, मन के चमकना, फिर मोहरों की कुछ पच्चीकारी करना आदि। मूर्ति के चेहरा कितने आकर्षित ढंग से उन्हें बनाया गया है और उनकी दाढ़ी कितनी तरह से दर्शाई गई है, किसी भी मूर्तिकार का काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेष नहीं होता और हमें ये पता चलता है कि जो सिर्फ पुरुष में कुछ ऐसे कामों का प्रशिक्षण हासिल करते हैं जो केवल महिलाएं होती है, और कुछ महिलाओं का पुरुष दोनों ही एक काम के क्या होते हैं, भी दक्ष होते हैं। फिर है फ्रेयंस। फ्रेयंस में क्या बताया अभी, जो पत्थर के कुछ संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्रेयंस के कुछ कृत्रिम रूप में उनको तैयार किया जाता था। बालू और स्टेफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर कुछ वस्तुएं भी तैयार की जाती थी, और पत्थरों की कुछ चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी, और प्राय रंग के कुछ प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयंस के क्या होते थे भी, जो मन के हैं चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। कच्चे माल की खोज, कच्चे माल के उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, और किसान और पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी की धातु का प्राकृतिक का उपलब्ध कच्चे माल से होता था, और उनसे कुछ चीज़ें भी बनाई जाती थी, और किसानों को भी किसानों द्वारा जो पैदा किए गए कपास का कच्चे माल भी कहते हैं। लेकिन इसे तांबा, लोहा, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों का वैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे के आयात और आज भी राजस्थान से होता है। जो हड़प्पा के लोग हैं वो तांबे के कुछ आयात सभ्यता आज भी राजस्थान से करते हैं, और पश्चिमी एशियाई देश ओबाम से होती, जिसे तांबे की आयात होता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ में मिलने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान में किया था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर से आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया था। फिर है भोजन। भोजन में रहने वाले भोजन में रहने के नगरों में रहने वाले के लिए भोजन की वो कैसे भोजन करते थे, और लोग नगरों के लिए कुछ गांव में भी रहते थे, जैसे अनाज उगाते थे, जानवर भी पालते थे। चरागाह के शहरों पर रहने के लिए सास को, लेक को और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के कुछ अवशेष से पता चलता है कि जो वहाँ के लोग थे वो गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों भी उगाते थे। तो जो नगर में रहने के लिए जो भोजन किस किस का करते थे भी, जो हड़प्पा के लोग थे उसे हमें यह पता चला है कि वहाँ पे लोग गेहूँ, जौ, दाल और मटर, तिल, धान, सरसों आदि सब भी उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात है। हड़प्पा काल में कुछ हल भी नहीं बचे हैं जिसमें लकड़ी के बनाए जाते थे, और हल के आकार का खिलौना भी मिला है, जिसमें क्षेत्र के बारिश कम होती थी तो सिंचाई के समय लोगों का भी तरीका अपनाए जाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ बकरियां भी पालते थे। वस्तुओं के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों के मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश करने के लिए दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, और मछलियां पकड़ने के लिए हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार किया करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर के सूक्ष्म निरीक्षण। इसमें कच्छ के इलाकों में कुछ खातिर खेत के किनारे धोलावीर के नगर में बसा हुआ था। वहाँ पे साफ पानी मिलता है और जमीन उपजाऊ मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के कई दो नगरों में बांटा गया है। धोलावीर नगर 3 भागों में बांटा है। धोलावीर नगर 3 भागों में बांटा है। जो हड़प्पा सभ्यता है उसके कितने नगर बताए हैं भी, 2 नगर बताए हैं, पश्चिमी और पूर्वी। और हड़प जो धोलावीर है उसके कितने बताए हैं भी,
भी 3 प्रकार बताए हैं। एक हर हिस्से में चारों ओर पत्थर से कुछ ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। घर के अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार भी होते हैं और नगर का एक खुला मैदान भी होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित भी किए जाते थे और यहाँ पे कुछ अवशेष भी मिले हैं कि जो हड़प्पा लिपि है वो बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों की खुदा पाया है और इसमें लकड़ी को भी जड़ा जाता है जिसमें अवशेष मिले हैं और आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी वस्तुएं भी पाई गई हैं। गुजरात के खंभात की खाड़ी के मिलने वाली साबरमती के एक उप नदी के किनारे लोथल नदी को एक ऐसा नगर बसा हुआ है जहाँ कीमती पत्थर कच्चा माल भी आसानी से मिल जाते थे। यहाँ पत्थरों शंखों धातुओं और बनाई गई चीज़ों का भी महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। किसे केंद्र माना गया है भी जो पत्थर है शंखों है धातु है और उससे बनाई गई कुछ चीज़ें भी महत्वपूर्ण मानी गई हैं। एक भंडार गृह भी था और इसमें भंडार गृह में कई मुहरे और मूल्यांकन यानी कि मुहरबंदी क्या होती है भी जो गीली मिट्टी पर दबाने के लिए उनकी छाप में मिले हुए हैं। मुद्रा और मुद्रांकन या फिर मुहरबंदी। मुहरों का जो प्रयोग है वो सामान के उन डिब्बों या फिर थैलों से किया गया है जो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जाता है। थैले को बंद करके कुछ मोहरों पर गीली मिट्टी पोत कर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप में मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि उसका सामान है उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था कि यहाँ अचानक इन नगरों को छोड़ छोड़ कर चले गए थे लेकिन मोहरे और बाटों का भी प्रयोग किया गया। दूर दूर तक कच्चे माल या फिर आयात काफ़ी होते हैं। मोहनजोदड़ो के जो सड़कें हैं वो कचरे के ढेर बनाए जाते हैं और जल निकाय प्रणाली नष्ट हो जाती है और जुगीनुमा घर भी बनाए जाते हैं। तो इससे हमें कुछ नहीं पता चलता और कुछ विद्वानों का कहना होता है कि जो नदियां हैं वो सूख गई थी जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह है कि जो ईंटें पकाने के लिए जो ईंधन का प्रयोग किया गया था उसमें मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों को चरागाह व घास वाले मैदान है वो समाप्त हो गए थे और इन इलाकों में बाढ़ आ गई थी। इसलिए यह सब स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि यहाँ पे जो सभी नगर है उसका अंत कैसे हुआ और बाढ़ और नदियों को सोखने के लिए कुछ इलाकों का भी होता है। सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर भी बस गए थे। अन्यतर में हमें क्या पता चला है कि भी जो एक नील नदी के आसपास वाले जो इलाके होते हैं उसके मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान में पाया गया है। 5000 साल पहले मिस्र के शासन करने के राजा में सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजते थे और वहाँ पे बड़े बड़े मकबरे बने होते थे जैसे कि ये है पिरामिड की शेप में कुछ मकबरे बनाए गए थे। राजाओं को मारने के लिए कुछ शवों के जो पिरामिड है उसमें दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और शवों को मम्मी भी कहा जाता है। इसमें शवों के साथ में उन्हें अनेक चीजें दफनाई गई थी जिसे खाद्य पेय वस्त्र गहने बर्तन वाद्य यंत्र हथियार और जानवर शामिल होते थे। कभी कभी तो सबके साथ में सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने के लिए को देखने के लिए मिस्र का सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च भी किया जाता था। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक। चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। गाइज हमने आज क्या क्या पढ़ा है भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां है। मेहरगढ़ के कपास में जो खेती होती थी वो कब होती थी भी 7000 साल पहले होती थी। नगरों का आरंभ कब हुआ था भी 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों का जो शुरुआत है वो कब हुई थी भी 3900 साल पहले और यह नगरों का जो विकास है वो 25 साल पहले। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट तिथियां हैं वो इम्पोर्टेंट है भी और जो हमने क्या क्या पढ़ा है भी नगर दुर्ग शासक लिपिक मुहर शिल्पकार धातु विशेषक कच्चा माल हल सिंचाई के बारे में हमने डिटेल से किया है।
तो गाइज ये था आज का टॉपिक, और मैंने हिस्ट्री के साथ साथ में ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लासेस भी स्टार्ट करवा रखी हैं, सीडीपी और हिंदी की भी स्टार्ट करवा रखी हैं। तो गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।